विजनरी के धुरंधरों, आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है हमको कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि तभी हम जान पाते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है और हम आपके लिए उसी तरह से वीडियो ला पाते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या करा था, गतिमान आवेश का रिवीजन किया था, तो आज हम उसी इकाई का एक और चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव पढ़ लेते हैं और अपने 8 नंबर का पूरा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आपको बताया था कि जो थर्ड इकाई है उसमें 2 चैप्टर है, गतिमान आवेश और दूसरा था चुंबकत्व एवं द्रव, जो कि बड़ा पार्ट था गतिमान आवेश, वो हमने निपटा लिया, उसका रिवीजन कर लिया। अब हम कर लेते हैं चुंबकत्व एवं द्रव का रिवीजन। दोनों मिला के कितने नंबर के हैं बोर्ड परीक्षा में? 8 नंबर के हैं। इसमें अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात की जाए कि हाँ इस वाले चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या रहता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है क्या, जो चुंबकीय पदार्थ है, लौ चुंबकीय, अन चुंबकीय और प्रति चुंबकीय। उसके बाद एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, चुंबकन की शीलता, काई हो गया, चुंबकीय फॉर्बित, ठीक है, और चुंबकशीलता। तो कुल मिला के देखा जाए तो दो ही तरह के यहाँ पे चीजें पढ़नी है हमको। एक क्या है, आई एच काई, मतलब जो यहाँ पे थोड़े बहुत फॉर्मूले हमको आते हैं, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकशीलता, ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट होगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय। इन्हीं को हम रिवाइज कर लेते हैं और ये अपना पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पार्ट, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं क्षण चुंबक की बात। चैप्टर नंबर क्या है? क्षण चुंबक। तो क्षण चुंबक क्या है? एक क्षण चुंबक क्या है कि एक पतली लंबी क्षण के आकार वाले चुंबक को क्या कहते हैं? दंड चुंबक, या क्या कहते हैं माधव? क्षण चुंबक कहते हैं, ठीक है। और क्षण के एक पतली लंबी क्षण के आकार वाली चुंबक को दंड चुंबक या क्षण चुंबक, बार मैग्नेट कहते हैं। और क्षण में जिन स्थानों पर क्षण का चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, जहां चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और जिस स्थान पर चुंबकत्व सबसे कम होता है, ना के बराबर होता नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उदासीन क्षेत्र या उदासीन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किनारे पे क्या होता है? ध्रुव सबसे, चुंबक की तीव्रता क्या होती है? सबसे ज्यादा, चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है, इसे बोलते हैं क्या? ध्रुव। और यहाँ भी होता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे दो जगह सबसे ज्यादा होता है चुंबकत्व, एक इधर और एक इधर, इन्हें कहते हैं ध्रुव, और बीच में कम होता है, ठीक है। अब दोनों, यहाँ भी चुंबकत्व ज्यादा है, वहां भी चुंबकत्व ज्यादा है, तो इसलिए इनके नाम रख दिया। एक को बोलते हैं क्या, आप सबको पता होगा, उत्तरी ध्रुव, दूसरे को बोलते हैं क्या? दक्षिणी ध्रुव। तो परिभाषाएं कैसे बनाते हैं कि वह ध्रुव जिससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है उन्हें कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जिनसे अंदर आती हैं, जिनमें प्रवेश करती हैं, उन्हें कहते हैं हम दक्षिणी ध्रुव कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें कि दंड चुंबक जो है उसके पास हम क्या है, लोहे की छीलन को डाल दें तो क्या प्राप्त होगा। तो अगर लोहे की छीलन को डाल देते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे चुंबकत्व सबसे ज्यादा है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या कि यहाँ पे छीलन की मात्रा ज्यादा होगी और बीच में क्या होगी? मात्रा कम होगी, ठीक है। तो जहाँ पे चुंबकत्व ज्यादा है वहां पे ज्यादा लोहे के छीलन पहुंच जाएंगे, जहाँ पे कम है वहां पे कम मात्रा में पहुंचेंगे, ठीक है। इससे हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चुंबकत्व ज्यादा है, बीच में चुंबकत्व क्या है? हमारा कम है। और जहाँ पे चुंबकत्व नहीं होगा ना, उसे बोल देंगे उदासीन क्षेत्र बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर दिशा की बात की जाए, जैसे हम क्षण चुंबक को ले ना, अपने बार मैग्नेट के रो ले और इसको लटका दें, फ्री कर दें, क्या? घूमने के लिए, ऐसे मतलब कि ऐसे लटकाया हमने, फ्री कर दिया जाए इसको। तो वही है कि अगर स्वतंत्रता पर लटका देते हैं तो क्या होगा? जो चुंबक है उसका नॉर्थ और साउथ, दो ध्रुव थे, एक था नॉर्थ और एक था साउथ, जो कि पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा में ही हमेशा ठहरेंगे। तो कोई भी क्षण चुंबक हुआ उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, तो क्या होगा कि वो हमेशा पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। यहाँ से परिभाषा ऐसे भी बनाते हैं कि जो ध्रुव उत्तर की ओर ठहर गया उसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की तरफ ठहर गया उसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तब पता ही होगा ना कि क्षण चुंबक को कहीं भी रखो हमेशा कहाँ रहेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। जो नॉर्थ की तरफ है उसे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, जो साउथ की तरफ है उसे दक्षिणी ध्रुव, ऐसी परिभाषा देते हैं। इसके आगे अगर हम कहें आकर्षण या उनकी मध्य जो बल है उनकी बात करें, जो चुंबक के बीच बल लगता है उसकी प्रकृति की बात करें, तो प्रकृति बात वही है कि सजातीय ध्रुवों में ना, सजातीय जैसे नॉर्थ नॉर्थ में तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। सजातीय में प्रतिकर्षण, विजातीय में क्या होता है? आकर्षण होता है, ठीक है। मतलब साउथ और नॉर्थ को पास लाओगे, साउथ और नॉर्थ को रखोगे तो क्या होंगे? पास आएंगे। नॉर्थ साउथ को करेंगे तो क्या होगा? दूर जाएंगे ना, नहीं होगा। नॉर्थ साउथ को रखोगे तो आकर्षण करेंगे, पास आएंगे। साउथ साउथ को रखोगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो दूर जाएंगे। स्पीड आवाज की जरूरत नहीं है माधव, सही है।
तो समान में क्या होगा, प्रतिकर्षण, विपरीत में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, अब इसकी बात क्या करें, विलग ध्रुव की बात करें। जैसे कि क्या है, जैसे मान लिया कि कि एक चुंबक है, एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है, और हम बीच से चुंबक को तोड़ देते हैं, कट कर देते हैं, तो क्या होगा, तो बच्चे की तरह सोचे तो बोल देंगे कि हाँ एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ था, बीच से तोड़ देंगे तो क्या होगा, इधर मिलेगा नॉर्थ, इधर मिलेगा क्या, साउथ, मतलब इसमें एक ध्रुव उसमें हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो वही है कि किसी विलग चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव है, मतलब कि कोई ऐसा चुंबक हो जिसमें एक ध्रुव हो, ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल भी कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम तोड़ेंगे इधर अपने आप साउथ बन जाएगा, इधर अपने आप क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, कि चुंबक के ध्रुव सदैव युग्म में होते हैं, हमेशा एकल नहीं होंगे ना। और चार चुंबक को अगर भागों में तोड़ते हैं तो प्रत्येक भाग में एक चुंबक बनेगा जिसमें क्या होंगे, दोनों ध्रुव होंगे। इसका मतलब सिंगल ध्रुव वाला चुंबक का अस्तित्व नहीं होता, सिंगल ध्रुव नहीं होगा, हमेशा दोनों ध्रुव होंगे, नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, दोनों हमेशा साथ रहेंगे, अकेला कोई नहीं रहेगा ना। ऐसा नहीं होगा कि चुंबक में सिर्फ एकल ध्रुव मिल जाए, सिर्फ नॉर्थ में साउथ नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा, दोनों ध्रुव मिलेंगे, चाहे चुंबक को कितना भी छोटा कर दो ना। तो वही है कि छोटा करके मतलब परमाणु के स्तर पे लेके चलेगा, एकदम इतना छोटा कर दे कि परमाणु के लेवल पे बात चल जाए, तब भी क्या होगा, विभक्त कर दे परमाणु के, इतना सूक्ष्म कर दे कि परमाणु में विभक्त हो जाए, परमाणु के लेवल पे छोटा कर दे, तब भी क्या बनेगा, एक चुंबक बनेगा, नन्ना सच क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। ठीक है, तो चुंबक के दोष से नहीं, इतना छोटा कर दो कि परमाणु के लेवल पे बात चली जाए, तब भी वो चुंबक रहेगा, तब भी सिंगल ध्रुव नहीं मिलेगा। ठीक है माधव। इसके बाद है परिनालिका और क्षण चुंबक। इनमें जो समानता है ये परीक्षाएं में पूछी जाती है। ठीक है, कि धारावाही प्रणालिका क्षण चुंबक के व्यवहार में क्या समानताएं हैं, तो धारावाही प्रणालिका और क्षण चुंबक में क्या क्या समानताएं हैं, ये समानताएं हमको देखनी है। तो सबसे पहली बात तो क्या, चाहे क्षण चुंबक हो चाहे प्रणालिका हो, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे, दोनों में से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ठहरेंगे ना, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ठहरेंगे। तो पहली समानता तो ये है। ठीक है, दूसरी समानता की बात ये है कि दोनों की जो रेखाएं निकलती है चुंबकीय क्षेत्र का, वो सतत होती है। कहने का मतलब क्या, देखो नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में गई, यहाँ भी नॉर्थ से निकलेंगी साउथ से जाएंगे, मतलब इसके भी एक से निकलती है तो यहाँ भी एक से निकलती है, घूम के दूसरे से वापस आती है, यहाँ भी घूम के दूसरे से वापस आती है। ठीक है, यहाँ भी नॉर्थ साउथ बनेगा। ठीक है, बाहर यहाँ नॉर्थ से साउथ होती है, यहाँ भी नॉर्थ से क्या होगी, साउथ होगी, अंदर में साउथ से नॉर्थ होती है, यहाँ में साउथ से क्या होगी, नॉर्थ होगी। ठीक है, तो समान पैटर्न हमको प्राप्त होता है। माधव शक्तिमान समान पैटर्न मिलता है, तो शक्तिमान ध्यान से देखो, समान पैटर्न है यहाँ पे, किसमें, क्षण चुंबक में और प्रणालिका में, दोनों में समान पैटर्न है। ठीक है, और ये फॉर्मूले की बात अभी बाद में करते हैं, अभी हम अपने टॉपिक पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। इसमें ये समानताएं, ठीक है, और क्या क्या समानता है, और समानताएं क्या है माधव, और समानताएं ये है कि अगर इसके नॉर्थ और नॉर्थ पास लाएंगे तो क्या होगा, उनमें क्या होगा, उनमें होगा क्या, प्रतिकर्षण। इसके नॉर्थ लाओगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। और अगर क्या, चाहे जिसका, चाहे प्रणालिका का चाहे इसका नॉर्थ और साउथ ला दिए तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा इनमें आकर्षण। ठीक है ना, तब हो जाएगा इनमें आकर्षण। और क्या समानता है, तो और समानताएं की बात करें तो और समानताएं ये हैं कि और समानता ये बनेगी कि जैसे कि इसका भी चुंबकीय क्षेत्र का बंद वक्त बनाती है, दोनों में बंद वक्त तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बात यह है कि अगली समानता की बात करें तो इस चाहे ये हुआ किसी में भी सिंगल ध्रुव नहीं मिलेगा, दोनों में हमेशा दो ध्रुव मिलेंगे। और अगर हम इसके बात करें, भिन्नताओं की बात करें, असमानताओं की बात करें, तो असमानताएं अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है, तो देख लिया समान प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी की बात करें। अच्छा, और समानता में देखना चाहिए, ये भी देख सकते हैं कि इसके अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला वैसा ही है जैसा इस पे होता है, मतलब कि दोनों के अक्षीय और निरक्षीय पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला एक जैसा ही मिलता है, जिसको भी हम आगे देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं असमानताओं की। तो असमानताओं की बात करें
तो असमानता यही है कि क्षण चुंबक में नॉर्थ और साउथ फिक्स होते हैं, जिधर नॉर्थ उधर नॉर्थ है, जिधर साउथ उधर साउथ रहेगा, और इसकी क्षमता भी फिक्स है, ठीक है, चेंज नहीं होगी ना, ये मतलब चुंबक रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम इसको चाहे तो साउथ कर सकते हैं, इसको चाहे तो नॉर्थ कर सकते हैं, मतलब ध्रुव को हम चेंज कर सकते हैं, ध्रुव की क्षमता को भी घटा बढ़ा सकते हैं, धारा को कम ज्यादा करके या फेरों की संख्या कम ज्यादा करके ध्रुव की क्षमता को भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। और इसको हम चाहते हैं कि चुंबकीयता कार्य ना करे तो इसको अचुंबकीय बना सकते हैं, धारा को भेजना बंद कर दो, अचुंबकीय बन जाएगा। ये सब लोग इनकी क्या असमानताएं, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से जितने भी बिजली के धुरंधर हैं सबको सब बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ लेते हैं इसके बाद, ठीक है। ये फार्मूला, हाँ वही जो कि क्षण चुंबक के अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला जो हम पिछले पार्ट में किए भी थे, ये हो गया क्या, μ0/4 पाई टू m/r³। निरक्षीय का क्या हो जाएगा, निरक्षीय का हो जाएगा क्या, μ0/4 पाई, माधव क्या होगा, m/r³। हाँ, तो क्षण चुंबक के लिए भी प्रणालिका के लिए, दोनों के लिए है, ठीक है। और इसका निगमन पीछे हम कर भी चुके थे। अब यहाँ पे कि काम करते हैं ना, क्योंकि तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले को हम आसानी से याद करने के लिए क्या करते हैं, चीजों को रिलेट कर लेते हैं ना। तो अगर हमको मान लो वैद्युत क्षेत्र के फार्मूले पता है तो हम उसको उनसे रिलेट करके चुंबकीय क्षेत्र वाले फार्मूले बना सकते हैं। कैसे, तरीका क्या है, तो तरीका ये है कि E को रिप्लेस करो B से, चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M से रिप्लेस करो, नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहां चलता है, जहां पर μ0/4 पाई से करोगे तो जो वैद्युत वाले फार्मूले होंगे वो चुंबकीय वाले फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने बताया था ना गतिमान आवेश वाले में कि इसके बाद इसको कैसे बनाया था, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब कुछ और फॉर्मूले भी देख लेते हैं। तो वो क्या है कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण और स्थितिज ऊर्जा की बात करें, ठीक है, इसका डिवीजन कर ही चुके हैं, बस यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं ना, पिछले रिवीजन कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, यहाँ पे बस क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्या है कि अगर किसी भी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो लगेगा बल आघूर्ण कितना, टाउ बराबर m क्रॉस b, और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, -m.b या -mb cos थीटा। कार्य का सूत्र mb cos θ1 - cos θ2, आपको याद भी होंगे, पीछे हमने इसको ड्राइव भी किया था, तो वही फॉर्मूले का वजह से यहाँ पे रिवीजन हो गया। तो आप जान लीजिए यहाँ पे फॉर्मूले कौन कौन से आए, टाउ बराबर m क्रॉस b, u बराबर -m.b और w बराबर mb cos θ1 - cos θ2 हो गया। जिसमें हमने क्या किया था ना, दो फॉर्मूले बनाए थे, एक बार क्या किया था, इसको 1 कर लिया था तो वो गया mb 1 - cos θ या फिर -mb cos θ, वही से बाकी ये उसको उठा के कर दिया था। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। अब इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल है, कौन सा नियम है, चुंबकत्व वाला गॉस का नियम। गॉस बोलो या गॉस बोलो, तो गॉस का जो नियम है चुंबकीय में, चुंबक वाले पार्ट में, तो क्या नियम है, वो नियम है ना, बड़ा आसान सा और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि एक ही तो ढंग का नियम आ रहा है यहाँ पे ना। तो इसको विकल्पीय में बहुत, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते नहीं है इससे, तो विकल्पीय में अतलगोत्री में पूछ लेते हैं। तो क्या है गॉस का नियम कि चुंबकत्व में, ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि नियम ये है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी बंद पृष्ठ रखा जाएगा ना, तो किसी बंद पृष्ठ का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो जैसे गॉस ने क्या बताया था कि किसी भी सतह का वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर अंदर के आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट के। तो वैसे ही किसी भी सतह का जो जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है उसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, उसका जो चुंबकीय फ्लक्स जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी सतह को रख दिया जाए, बंद सतह को रख दिया जाए, तो उसका चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो क्या होता है, वो हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ पे यही है फाई बी बराबर क्या, 0, ठीक है। फाई बी मतलब चुंबकीय फ्लक्स, उसी का फॉर्मूला हम पीछे देखे थे, क्या था, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल b डॉट ds। भाई ये फ्लक्स का ही तो फार्मूला है। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो चुंबकीय का क्या हो जाएगा, B डॉट ds, ऐसे अपन हो गया, ये हो गया वैद्युत फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स का ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स का। तो गॉस क्या करें, तो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी मतलब कोई क्लोज इंटीग्रल B डॉट ds, वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो गॉस का नियम आपको याद रहेगा कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में बंधता रखी गई है तो उसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, माधव क्या होगा, शून्य होगा,
क्यों शून्य होगा उसकी बात यहाँ बताई जा रही है। इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे चुंबक होगा तो कितने भी चुंबक रख दें आप ना, हमेशा क्या होगा नॉर्थ साउथ, हमेशा क्या होगा नॉर्थ साउथ, एक सिंगल ध्रुव तो होता नहीं है। तो कोई भी कितने भी चुंबक रखोगे हमेशा दो ध्रुव मिलेंगे हर एक चुंबक में, और एक से रेखाएं बाहर जाएंगी तो दूसरे ध्रुव में वापस आ जाएंगी। इससे जितनी बाहर जाएंगी इससे जितनी क्या जाएंगी वापस आ जाएंगी। इसका मतलब क्या, जितनी निकली उतनी आई, वही है जितनी अंदर गई है उतनी ही बाहर हो गई। तो नेट कितना मिला, 0 मिला। या दूसरे तरीके समझ सकते हैं वो क्या कि हाँ हमें कोई बात पता है ना कि इसकी सामर्थ्य अगर लिखी थी, मान लो मतलब ध्रुव सामर्थ्य, कि चुंबक के ध्रुव के द्वारा किसी को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता, तो नॉर्थ लिखते हैं +m, साउथ की क्या होगी -m। नेट कितना है 0, अंदर सामर्थ्य कितना 0, तो चुंबक फ्लक्स क्या आ गया 0, चाहे ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। और तीसरी बात क्या जो जहाँ पे लिखी गई है कि अंदर की कोई सिंगल ध्रुव होता नहीं है, सिंगल कोई भी ऐसा कोई चुंबक होगा नहीं, इसमें सिर्फ एक ध्रुव हो। जब एक ध्रुव अगर होता तो उससे सिर्फ रेखाएं बाहर जाती हैं, फिर सिर्फ रेखाएं अंदर आती। तो तब क्या होता कि जाने वाली आने वाली में अंतर आता, वही हमारा हो जाता फ्लक्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, तो हमेशा दो ही ध्रुव होते हैं, जितनी रेखाएं बाहर अंदर जाएंगी उतनी रेखाएं बाहर निकल जाएंगी, तो कुल मिला के फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में कोई बंद सतह रखी गई है तो उसका चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। क्यों? क्योंकि सिंगल ध्रुव का एग्जिस्टेंस अस्तित्व होता ही नहीं है, हमेशा दो ध्रुव होते हैं, कोई भी चुंबक लिया जाएगा तो इस वजह से बंद सतह का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। अब यहाँ पे हाँ वही जो अच्छी वाला फॉर्मूला ना, तो अच्छी वाले फॉर्मूला हो गया ये μ0/4 μ0/4 m/r3, और निरक्षीय वाला क्या हो गया μ0/4 2m/r3। कैसे करना है ना, तो कैसे आपको तरीका बता दिया ना, वैद्युत वाले से चुंबकीय कैसे बनाएंगे। बस हाँ ध्यान ये रखिए कि अच्छी वाले से निरक्षीय वाला है चुंबकीय उससे अच्छी वाला क्या है 2 गुना है। ठीक है, बस 2 का अंतर आता है। वैसे तो वहां पे या तो 2 kp/r3 2 कम लगा समझिएगा अंदर 3 ना, या फिर kp/r3, वैसे यहाँ भी है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे ना, चुंबकीय अगले पार्ट पे। ठीक है, तो चुंबकीय अब तक हमने क्या देखा, चुंबक के बारे में देखा, अच्छा चुंबक और प्रणालिका के बारे में देखा। अब हम देखते हैं चुंबकीय पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो चुंबकीय वही द्रव्य है जो है पदार्थ, उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, चुंबकन की तीव्रता। जैसे कि आप यहाँ पे ऐसा आप सब एक्सपीरियंस किए होंगे कि जो दुकान से नया पेचकस लेके आइए विदाउट चुंबक वाला ना, और उसके बाद उससे क्या करें कुछ दिन तक अगर इलेक्ट्रिक में वैद्युत क्षेत्र में कार्य किया जाए तो क्या होगा, वो अपने आप चुंबक बन जाएगा। मतलब छोटे छोटे पेच को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा। पहले चुंबक नहीं था, इसका मतलब बाद में कर रहा है आकर्षित, पहले नहीं करेगा नया जब था, जब पुराना हो गया तो आकर्षित करने लगा, इसका चुंबक के गुण उसमें आ गए। तो कैसे आते हैं क्या होता है वही चीज हमको यहाँ पे रिवाइज करें, वही चीज हमको देखनी है। ठीक है, तो बात यह है कि जब कोई भी पदार्थ हो तो उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखो तो उसमें कुछ चुंबकीय प्रॉपर्टी आ जाती हैं। ठीक है, तो और उसमें क्या क्या चीजें हमको देखनी है जाननी है वही आए। तो सबसे पहले हमको देखना है चुंबकन की तीव्रता। दिमाग में इतनी बात जान लो कि कोई चुंबकीय पदार्थ होगा, जब उसे चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखेंगे तब की बातें यहाँ पे अब आएंगी। ठीक है, जिससे चुंबक बनाया जाएगा तो उसमें सबसे पहले आएगा चुंबकन की तीव्रता। तो परिभाषा की बात की जाए जो आपको बोर्ड परीक्षा में लिखनी है वो ये है कि पदार्थ के प्रत्येकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा ना, तो ये उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता अथवा चुंबकन कहते हैं। तो चुंबकन की तीव्रता का सिंबल क्या है, सिंबल तो हो गया आई ना, सिंबल क्या है आई। तो आई बराबर होता क्या है, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं चुंबकन की तीव्रता। आई बराबर क्या m/v, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं चुंबकन की तीव्रता m/v। वेक्टर रूप में लिखेंगे तो I बराबर क्या m/v, क्योंकि m क्या है सदिश है, तो I भी क्या होगा सदिश। तो इस यहाँ से हमको ये बात भी क्लियर हो गई कि जो दिशा m की वही दिशा किसकी होगी, I की होगी। अच्छा, कुछ बच्चों की शिकायत ये भी कि 2x में देखना चाहते हैं वीडियो। अब हमारी आदत है तेज स्पीड जो होती है बोलने की तेज है। आप कल समझे 2x में वीडियो बना, आपके लिए 2x में बना ही रहे हैं, आपको करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप रिवाइज करिए और अच्छे नंबर लेके आइए। तो आई वेक्टर बराबर क्या m वेक्टर बटा v वेक्टर, मात्रा क्या हो जाएगा वही एम्पियर पर मीटर, इससे v में निकाल दिया। ठीक है, और अगर हम इसको लिखना चाहते हैं धन चुंबक के लिए m/a करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि m क्या होता है चुंबकीय द्रव्यमान, आपको यहाँ फॉर्मूला याद हो क्या था, धन चुंबक के लिए m/ml, और ये क्या होता है क्षेत्रफल गुणे
लंबाई, एल से क्या कैंसिल, एम बाई वी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही है कि एकांक का क्षेत्रफल में ना, एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य को कहते हैं चुंबकन की तीव्रता। तो ये है हमारा। ठीक है, हमने लिया एक पदार्थ, उस पदार्थ को रखा कहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, उसके अंदर एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण आया उसे कह दिया हमने इसकी चुंबकन की तीव्रता। या दूसरे शब्दों में कहें तो ये है कि हमने जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इसके एकांक क्षेत्रफल में जितना ही इसका ध्रुव सामर्थ्य बना है ना, वही कहलाएगा इसका क्या, चुंबकन की तीव्रता। अब आपको आपकी भाषा में बताएं, बिल्कुल देहाती भाषा में, जिसका मतलब क्या है, पदार्थ की क्षमता चुंबक बनने की, पदार्थ की क्षमता चुंबक बनने की। ठीक है, इसके बाद जो टर्म हमको समझनी होती है, तो एक हो गया ये हमारा चुंबकन की तीव्रता आई ना, पदार्थ की क्षमता चुंबक बनने की। ठीक है, और दूसरा हमारा है चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, इसे बोलते दिखाते किससे हैं, एच से। तो ये क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को कहते हैं क्या है, एच। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता होती है, उससे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं क्या, चुंबकीय तीव्रता। इसका सिंबल क्या है, एच है, और फॉर्मूला ये है। ठीक है, या फिर आप समझना चाहते हैं अगर मान लीजिए तो ऐसे समझ लीजिए, जो चुंबक, हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो किसके चुंबकीय क्षेत्र में, प्रणालिका। क्यों कि प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र सबसे सही है, क्योंकि एक समान होता है, और प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई, ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। अब इसी में ना, जो यहाँ पे इसका जो तीव्रता डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो यही तो है, एन और आई, यही तो क्षमता डिसाइड करेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्या, एच बोलते हैं। एच बराबर क्या, एन आई। वही परिभाषा हमने यहाँ पे लिखी थी, दूसरी परिभाषा इस सूत्र से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि अच्छा हाँ, तो ये एच हो गया चुंबकीय तीव्रता, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता। फॉर्मूला हो गया एन आई, एक हो गया क्या, बी बटे म्यू नॉट माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी क्या है, तो बी है चुंबकीय क्षेत्र, और आई क्या है, चुंबकन की तीव्रता हो गया। ठीक है, पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, आई क्या होगी, चुंबकन की तीव्रता, आई होगी क्या, चुंबकीय तीव्रता। और निर्वात में अगर बात चलेगी तो यही फॉर्मूला बन जाएगा ये। क्यों, क्योंकि निर्वात में पदार्थ होगा नहीं, वहां कोई चुंबक बनेगा नहीं, तो चुंबक तीव्रता होगी नहीं, तो आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ से बना ये। अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिएगा, परिभाषा आपको लिखनी तो आप ये लिख लीजिएगा। सूत्र चाहिए तो एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है। ठीक है, इसी सूत्र से निर्वात के लिए हमने ये लिख दिया है। अब पदार्थ के लिए अगर लिखें, पूरा लिखें, तो पूरा मान लो पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रख दिए हो, तो वहां पे दो चुंबकीय क्षेत्र हैं। एक क्या, मान लो हमने क्या किया, पदार्थ लिया, उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखा, उस पदार्थ के अंदर अब दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, एक बाहर वाला जो रखे वो चुंबकीय क्षेत्र, एक जो उसके अंदर चुंबक बना, एक वो। तो इसका मतलब अगर टोटल चाहिए, दोनों को क्या करो, जोड़ लो ना, दोनों को क्या करो, जोड़ लो। ये आ गया जोड़ के फॉर्मूला। ठीक है, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, टोटल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो इसका मतलब क्या, बाहर वाली की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको लिखो, प्लस जो उसके अंदर चुंबक बन गया वो लिखो। बाहर वाला क्या होता है, बाहर वाला होता है क्या, बाहर वाला चुंबकीय, अब यहां से, हाँ, जो बाहर वाला है ना, बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र यहां से कितना दिख रहा है आपको, इसको उधर भेजो तो कितना आ गया, ये म्यू नॉट एच। और अंदर वाले की बात की जाए तो अंदर वाला कितना था, अंदर वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या था, वो था म्यू नॉट, जैसे बाहर म्यू एच हुआ, बाहर अंदर वाला क्या, म्यू नॉट आई हो जाएगा। म्यू नॉट कॉमन कर लिए तो क्या आ गया, एच प्लस आई आ गया। ये हो गया बाहर नेट चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। तो B बराबर हमारा हो गया क्या, म्यू नॉट एच प्लस आई। तो आप याद रखिए, नेट चुंबकीय क्षेत्र के लिए किसी पदार्थ के अंदर ना, चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, नेट चुंबकीय क्षेत्र, जब उसको चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखा गया है तो B बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई। ठीक है, अब इसमें आगे हम बढ़े अपने चैप्टर में, तो अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा चुंबकीय प्रवृत्ति। इसका सिंबल है ये, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं काई। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा की बात है कि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है, पदार्थ के भीतर चुंबकन की तीव्रता आई
तथा बाह्य चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात के बराबर होती है। कहने का मतलब जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकन की तीव्रता और बाह्य चुंबकीय तीव्रता के अनुपात के बराबर होती है। मतलब काई बराबर I बाई एच, काई बराबर I बाई एच चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता, बाह्य चुंबकीय तीव्रता, और ये हो गया चुंबकन प्रवृत्ति। तो काई बराबर I बाई एच, इसका कोई भी मात्रक और बीमा नहीं होती है। और इसी में चाहे तो हम एक I का यहाँ से सूत्र और बना सकते हैं ना, इस काई को उधर भेज के I बराबर काई इंटू एच। और काई के तीन मान होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। निर्वात के लिए होता है शून्य, लेकिन धनात्मक होता है, इसका मतलब क्या, वहां पे उन पदार्थ के लिए I और H की दिशा क्या है, समान है। और ऋणात्मक है, इसका मतलब I और H की दिशा क्या होगी, विपरीत। तो वही है, इसका मान नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है निर्वात के लिए, और पॉजिटिव भी होता है। तो जब पॉजिटिव होगा तो I और H की दिशा समान होगी, नेगेटिव होगा तो इसका I और H की दिशा विपरीत होगी। मेन बात हम आते हैं जो हमारे लिए समझनी है, काई का मतलब क्या है। तो काई अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, काई किसी पदार्थ का जितना ज्यादा होगा उसके लिए उतनी ही कम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता है उसे चुंबक बनाने के लिए। जिसका काई जितना ज्यादा होगा उसको कम उतना ही चुंबकीय क्षेत्र चाहिए होगा बाहर से, और जितना काई कम होगा बाहर से उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र हमको लगाना पड़ेगा, मतलब उसको चुंबक बनाना उतना ही मुश्किल है। तो काई जिसका जितना ज्यादा, इसका मतलब उसको चुंबक बनाना उतना ही आसान है। तो ये हो गया I, H और काई की कहानी। अब यहाँ पे संबंध देख लेते हैं, जैसे कि होता है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता की परिभाषा की बात करें, सूत्र का क्या है, B बाई एच, म्यू बराबर B बाई एच। ठीक है, मात्रक यही से निकाल लिया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर पर एम्पियर मीटर। एक आता आपेक्षिक चुंबकशीलता। आप आपेक्षिक वैद्युतशीलता पढ़े रहे होंगे, एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। उसी हिसाब से यहाँ भी आ गया म्यू बटा म्यू नॉट, या फिर BM बाई B नॉट, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये आ गया, एक हो गया म्यू का फॉर्मूला B बाई एच, और म्यू आर आपेक्षिक का म्यू बाई म्यू नॉट हो गया। संबंध की बात करें, म्यू आर और काई में, तो संबंध ये है, और इसका एक ही डेरिवेशन, इस चैप्टर में एक ही डेरिवेशन है जो यहाँ पे लिखा गया है, बहुत छोटा सा, वो भी 3 लाइन का है। सीधा कैसे करना है आप ध्यान दीजिए ना माधव, कैसे करना है तो ध्यान दीजिए कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पदार्थ के अंदर का नेट चुंबकीय क्षेत्र लिख दिया। आई भी देखे थे होता है क्या, काई एच होता है आई, यहाँ रख दिया काई एच, तो कितना आ जाएगा, भाई बी बराबर म्यू नॉट और एच प्लस आई। ठीक है, H प्लस आई हो गया। अब यहाँ से ये हो गया म्यू नॉट H, तो ठीक है, I को हम लिख सकते हैं काई इंटू H, तो यहाँ से H कर लिए जाए बाहर, तो म्यू नॉट H, ये क्या है 1 प्लस काई आ गया। अब इस H को इधर भेजा जाए तो B बटा H बराबर क्या, म्यू नॉट, और ये 1 प्लस क्या काई हो गया। B बाई म्यू नॉट क्या होता है, B बाई म्यू नॉट क्या होता है, म्यू होता है। ठीक है, अब इस म्यू नॉट को इधर भेजें तो म्यू, तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा म्यू बटा म्यू नॉट, उसके बाद 1 प्लस काई, और म्यू बटा म्यू नॉट क्या होता है, म्यू आर होता है, इसी को लिख दिया म्यू आर 1 प्लस काई। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, आगे हम अब चलते हैं अपने अगले पार्ट, जो कि चैप्टर के आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो बोर्ड परीक्षा के सबसे जरूरी टॉपिक है यही। जो पदार्थ होते हैं ना चुंबकत्व के आधार पे 3 प्रकार के, जो पहला है प्रतिचुंबकीय, तो ये वाला प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, यही 3 पार्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रहेंगे, तो इन्हीं को आप ध्यान से देखिएगा। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो इसकी परिभाषा को नाम कैसे याद रखनी है, दिमाग में बैठाओ, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय जगह रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली, मतलब थोड़े बहुत मात्रा में चुंबकित होते हैं, विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, मतलब कि प्रकार से आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित होते हैं। रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से क्या होते हैं, चुंबकत्व के आधार पर जो पदार्थ हैं कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय। पहला देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, आप परिभाषा पर पहले ध्यान दीजिए, क्या वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत,
ध्यान दीजिएगा वर्ड, विपरीत दिशा में मामूली, थोड़ी बड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं, मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कहने का मतलब कि वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र जिनको रखोगे वो क्या होंगे, विपरीत दिशा में चुंबकित, थोड़ी बड़ी मात्रा में विपरीत दिशा में चुंबकित, मतलब कि प्रकार से प्रतिकर्षित होंगे, उन्हें कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। याद रखिए, प्रतिकर्षित मतलब विपरीत दिशा में चुंबकित। उदाहरण की बात करें, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, पानी, BiHg और NaCl। कुछ मेन यहाँ पे गुण देख लेते हैं इनके, बोर्ड परीक्षा में गुण पूछे जाते हैं। तो पहली बात क्या है कि प्रबल चुंबक के निकट लाने पर क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। याद कर लो, प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित होंगे। आई अत्यंत क्या होता है, सूक्ष्म, और ये होता है कैसा, ऋणात्मक। काई जो होता है ऋणात्मक होता है, उसका मान बहुत कम होता है। ठीक है, इसका मान काई का बहुत कम होता है। और उसके बाद जो म्यू आर होता है 1 से कम ही होता है। और अगर इनकी रेखा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात की जाए इनके लिए, तो किसी वैद्युत क्षेत्र रेखा मतलब वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो रेखाएं क्या होंगी, ऐसे बाहर से निकलना चाहेंगी ना, ऐसे बाहर से, अंदर से नहीं जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो चित्र याद कर लीजिए, अंदर से रेखाएं जाना पसंद नहीं करती है, कि ये प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए बाहर से ऐसे आएंगी। जो क्या दिखाना चाह रही है, प्रतिकर्षण दिखाना चाह रही है। अगला जो प्रकार है वो हमारा है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय अनुआकर्षण, परिभाषा पर ध्यान दे पहले। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वहां विपरीत, यहाँ दिशा में मामूली, तो थोड़ी बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। वे पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये होंगे क्या, प्रतिचुंबकीय से प्रतिकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय आकर्षित होते हैं दोनों, लेकिन दोनों की जो आकर्षण प्रतिकर्षण की मात्रा है वो थोड़ी बड़ी होती है, मामूली सी होती है। उदाहरण की बात करें, एल्यूमिनियम NaPtMnO2। ठीक है, गुण की बात करें, उसी की तरह गुण यहाँ पे देखा जाए तो गुण क्या है कि ये कहते हैं, ये चुंबकीय कहते हैं आकर्षित होते हैं, और इनका काई क्या होता है, धनात्मक, महावर्षीय होता है, लेकिन सूक्ष्म ही होता है, धनात्मक होता है, उसका ऋणात्मक था। और यहीं पे कहता है क्यूरी का नियम, वो क्या है कि अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए जो क्यूरी का नियम क्या कहा गया है यहाँ पे, कि काई जो होता है परमतापी क्या होता है, गलनानुपाती होता है, या फिर काई बराबर C/T। ठीक है, C/T ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा हो गया काई और टी का ग्राफ हो गया। यहाँ पे चित्र देखिए, चित्र थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। चित्र में बात ये थी कि अगर हम द्रव मतलब कि अनुचुंबकीय पदार्थ लें द्रव अवस्था वाले, तो क्या होगा, अगर इसको ऐसे यू आकार की नली में भर देते हैं और इस नली को चुंबक में के ऐसे ना चुंबक के बीच में रख देते हैं, तो यहाँ पे द्रव होगा। अगर अनुचुंबकीय हुआ तो द्रव क्या हो जाएगा, इसे कुछ नहीं होगा, चुंबक द्रव का लेवल क्या होगा, दोनों जगह समान होगा, द्रव का लेवल क्या होगा, दोनों जगह समान होगा। लेकिन अगर चुंबक रख देंगे अनुचुंबकीय वाले के लिए, तो द्रव कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि आकर्षण होता है। प्रतिचुंबकीय रख देंगे कहाँ चला जाएगा, नीचे, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो हमारा है लास्ट प्रकार जो है वो है लौह चुंबकीय। लौह ज्यादा मतलब वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल, मामूली बोले थे ना, अब यहाँ पे प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, उन्हें कहते हैं लौह चुंबकीय। मतलब जो ठीक ठाक अच्छी खासी मात्रा में चुंबक की दिशा में ही चुंबकित होंगे, आकर्षित होंगे, उन्हें कहेंगे लौह चुंबकीय। फेरोमैग्नेट, उदाहरण की बात करें, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, या फिर कह लो Fe3O4। ठीक है, मतलब कि मेनली लोहे के आसपास, लोहा और लोहे के आसपास वाले तत्व, लोहा है, कोबाल्ट है और निकिल है। ठीक है, यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, गुण की बात करें तो इनके में क्या होता है, प्रबलता से बहुत अच्छी खासी मात्रा में आकर्षण होता है। और काई क्या होता है, इनका धनात्मक होता है, वो भी बहुत अधिक होता है। काई पिछले वाले का अनुचुंबकीय का धनात्मक था, लेकिन मात्रा कम थी, देखिए यहाँ पे क्या होगा, मात्रा बहुत ज्यादा होगी। और ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो ये है कि आगे, हाँ ये इसमें एक टेबल आपको देता है, हाँ ये टेबल,
यहाँ से हमको आसानी होगी याद करने में, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन पूछा गया है 2025-24 में और 25 में। तुलनात्मक अध्ययन मतलब इनको याद करना आसान हो जाएगा, इससे तुलना करके इस टेबल से ना देखते हैं कि कैसे क्या। तो यहाँ पे देखो जो आप देखे हैं उसी चीज को यहाँ पे समझिए और जल्दी से यहाँ पे याद कर लीजिए। प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, लौ चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। काई की बात करें तो प्रतिचुंबक काई क्या होता है, नेगेटिव। अनुचुंबकीय इकाई क्या होता है, पॉजिटिव। और लौ चुंबकीय क्या होता है, हाईली पॉजिटिव, बहुत ज्यादा। देखो डबल लिखा है, बहुत ज्यादा। काई क्या हो, और म्यू आर क्या होता है, इसका म्यू आर क्या होता है, एक से कम होता है। इसका एक से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका एक से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके बाद उसी हिसाब से चुंबकशीलता की बात करें तो इसका चुंबकशीलता क्या होगी, म्यू नॉट से कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी बहुत ज्यादा होगी। तो मेन बात है यहाँ पे काई ना, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ का काई नेगेटिव है, इसका मतलब प्रतिचुंबकीय को चुंबक बनाना बहुत मुश्किल है, अनुचुंबकीय को थोड़ा आसान है। लौ चुंबकीय को चुंबक बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, अच्छे खासे चुंबक बनते हैं कौन से, लौ चुंबकीय पदार्थ। तो आप याद रखिए कि प्रतिचुंबकीय का काई क्या है, नेगेटिव, इसका काई पॉजिटिव है, इसका काई पॉजिटिव लेकिन मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और जब काई अगर आपको याद रह जाएगा तो आप म्यू आर को बिना इस टेबल के भी निकाल सकते हैं, बस हमको काई जानना था ज्यादा, क्योंकि म्यू आर क्या था, म्यू आर बराबर था क्या, म्यू आर बराबर यहाँ पे था क्या हमारा, बराबर क्या था, 1 प्लस काई। तो काई यहाँ पे पता चल गया कि काई इसका नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो एक से क्या होगी वैल्यू, म्यू आर की क्या होगी, एक से कम ही होगी। और अगर काई की वैल्यू पॉजिटिव हुई, म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, एक से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, एक से ज्यादा हो जाएगी। और बहुत ज्यादा काई का मान हुआ तो म्यू आर का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसी हिसाब से म्यू का भी मान हमने लिख दिया है। तो हमको याद रखना क्या है कि प्रतिचुंबकीय के लिए काई नेगेटिव, इसके लिए काई क्या होगा, पॉजिटिव, इसके लिए भी काई क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मतलब उनको चुंबक बनाना बहुत ही आसान है, इनको चुंबक बनाना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पे है बोर्ड परीक्षा में ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल ना, प्रतिचुंबकत्व और अनुचुंबकत्व के लिए बताओ। तो परमाणुीय मॉडल मतलब परमाणु के आधार पर बात करें तो आप सबको पता है प्रत्येक पदार्थ किससे बने होते हैं, प्रत्येक पदार्थ बने होते हैं परमाणु से। सिर्फ नाभिक में क्या, अंदर में क्या होता है, नाभिक ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अलग अलग कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है मतलब आवेश गति में है, आवेश गति में धारा होगी, तो उसका मतलब क्या, वृत्ताकार लूप बनेगा, लूप बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी आएगा। तो इसका मतलब क्या कि परमाणु, अगर सिंगल परमाणु की बात की जाए उसके पास भी चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है। और उसके आधार पर हम कहें पर चुंबकीय वाले के लिए तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या सम होती है, इलेक्ट्रॉनों के युग्म ना, युग्म सम होगी, मतलब कि जितना युग्म होगा एक तब उतना उसके विपरीत में भी चक्कर हमको प्राप्त होगा। इसका मतलब कुल मिला के एम क्या आ जाएगा, पूरे पदार्थ का आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा। और अनुचुंबकत्व की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या सम नहीं होगी, मतलब अयुग्मित, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेंगे। सीधी बात क्या है, प्रतिचुंबकीय में सम मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर में होंगे, यहाँ पे अनपेयर्ड होंगे। सब इलेक्ट्रॉन जब पेयर में होंगे तो स्पिन एक की ऐसी है, दूसरे की ऐसी होगी, एक की ऐसे तो अगले की ऐसे भी मिल जाएगी, तो नेट क्या आया, 0। तो पूरे परमाणु का क्या हुआ, 0, पदार्थ का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड है, इसका मतलब क्या, परमाणु के पास स्पिन हमको मिलेगी, इसका मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण परमाणु का होगा। तो प्रत्येक परमाणु नन्हा सा क्या है, समझ ले, छोटा सा क्या है, दंड चुंबक है ना, उसका भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, उसके पास भी m है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो उनके जब अभिविन्यास है रैंडम है, इसलिए पूरे पदार्थ का क्या आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण 0। तो इसका पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण 0, इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरे पदार्थ का। लेकिन परमाणु की बात करें तो इसके परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0, लेकिन इसके परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे बात यहाँ ये देखो, आपको दिखाना चाहे डाया में का स्पिन ऊपर, दूसरे का नीचे, नेट क्या आ गया, परमाणु का 0 आ गया। लेकिन यहाँ में पैरा में ऐसा नहीं है, परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। हाँ, पूरे पदार्थ की बात की जाए, पदार्थ का हो जाएगा, क्योंकि अभिविन्यास क्या है, रैंडम है, इस वजह से हो जाएगा, ठीक है। अगला भी बात कर लेते हैं, कौन सा, लौ चुंबकीय। तो यहाँ पे बात क्या है, लौ चुंबकीय में
परमाणु के बीच जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे चलता क्या है, डोमेन चलता है। मतलब कि परमाणु के भीतर असंख्य अति सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र जहां परमाणु एक का जो विध्रुव आघूर्ण है एक ही दिशा में संरेखित होता है। कहने का मतलब कि अन्य चुंबकीय पदार्थ में से ये वाला हिस्सा की बात करें, इस हिस्से के जितने परमाणु सबका चुंबकीय विध्रुव आघूर्ण एक दिशा में आ जाएगा, इसका एक दिशा में आ जाएगा, यहाँ वाले सभी परमाणु का एक दिशा में आ गया, यहाँ वाले का सभी का एक दिशा में आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये जो हो गई ये वाले परमाणु उन सबका चुंबकीय विध्रुव एक दिशा में है, इनका एक दिशा में है, इनका एक दिशा में। जब एक प्रकार से पूरे समुद्र की एरिया के आसपास इसके जितने एरिया के परमाणु सबका चुंबकीय विध्रुव आघूर्ण कहाँ है, एक ही दिशा में है, जिसे बोलते हैं क्या, डोमेन। मतलब प्रकार से झुंड ना। तो यहाँ पे वही बात है कि एक जितने परमाणु अति सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र होगा, जिस क्षेत्र में क्या होगा कि परमाणु के जितने उस क्षेत्र के परमाणु होंगे सबका चुंबकीय विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में संरेखित होगा, उसी को क्या बोलते हैं, डोमेन। और ये कहानी कहाँ चलती है, लौ चुंबकीय क्षेत्र में, लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए चलती है। आकार बहुत सूक्ष्म होता है, संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो बात ठीक है ना। अब बात क्या है कि इस एरिया का चुंबकीय विध्रुव आघूर्ण हाँ है किधर, इधर, क्योंकि सबका इधर है, इसका का है इधर की तरफ, इस वाले का इधर की तरफ, इस वाले का इधर की तरफ, इस वाले का इधर, इस वाले का इधर। तो हर एक ग्रुप का चुंबकीय विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, लेकिन पूरे पदार्थ का अभी भी क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि इसको कैंसिल कर देगा कौन सा, एक प्रकार से ये वाला ना। और उसके बाद अब ध्यान दीजिए, तो इसको कैंसिल कर देगा ये वाला। ग्रुप का तो मिला, लेकिन पूरे का क्या हो गया, 0। लेकिन अगर इसी को हम क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ये मैग्नेटाइज होगा। मतलब क्या कि ये जो इनके जो ये एम है आघूर्ण है, वो घूम के दिशा में आएगा, और जब दिशा में आ जाएगा तो इसका मतलब एक तरफ बन जाएगा नॉर्थ, क्योंकि सबका एक दिशा में चला गया, और इसका एक तरफ बन जाएगा क्या, साउथ बन जाएगा। तो वही वाली बात है कि डोमेन की परिसीमा में के विस्थापन के द्वारा दुर्बल विद्युत क्षेत्र, मतलब बात यही है कि यहाँ पूरे पदार्थ का 0 है, लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इन पे लगेगा बल आघूर्ण, फिर एक दिशा में लड़ाई करेंगे, जब एक दिशा में मतलब घूम के दिशा में आएंगे, जब दिशा में आ जाएंगे तो एक तरफ बन जाएगा नॉर्थ, एक तरफ बन जाएगा साउथ, एक कैसा काम करेगा, चुंबक की भांति कार्य करेगा। ठीक है। और हाँ बात यह है कि अगर हम प्रकार की बात करें, दो है, कठोर है, एक है नर्म। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर चुंबकन बना रहे तो इसे क्या बोलते हैं, कठोर। ठीक है। इसका उपयोग करके बनाते हैं क्या, अस्थायी चुंबक ना, या फिर एल्युमिको या स्टील में इसका ना वो ऐसा दिखता है हमको। और नर्म का मतलब क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबकन समाप्त हो जाए, ऐसा कहाँ होता है, नर्म लोहे में होता है। ठीक है। अब यहाँ से एक हम देख लेते हैं क्या है, चुंबकीय परिरक्षण है। चुंबकीय परिरक्षण क्या है कि जैसे हमने क्या किया, नर्म लोहे की एक रिंग बना, छल्ला बना लिया, तो अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो रेखाएं क्या होंगी, इसके छल्ले से ऐसे बाहर चली जाएंगी, अंदर में क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र 0 रहेगा। इसका मतलब वही है कि एक प्रकार से यहाँ पे हम यहाँ इस एरिया में कुछ भी चीज को रखकर उसको चुंबक से बचा सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए कहते हैं उसे क्या, चुंबकीय परिरक्षण। तो नर्म लोहे के छल्ले के भीतर रिक्त स्थान से कोई चुंबकीय क्षेत्र, कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है, मतलब वहां भी क्या है, 0। यह स्थान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही आपका माधव जो ये चैप्टर था, कौन सा, चुंबकत्व एवं द्रव, ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो बात यही है, जो समझेगा वही लिखेगा और वही जीतेगा। आप हमको कमेंट करके अपनी जितनी भी समस्याएं हमको बताइए, और फिर हम आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करें, कोई समय कम है, और फिर मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में।